प्रिय विद्यार्थियों, हम प्रक्षेपों की बात कर रहे थे, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात कर रहे थे। इस संदर्भ में मैं आपको ये जो मानचित्रीय स्वरूप है वो दिखाती हूँ कि ये पृथ्वी है, गोलाकार पृथ्वी है, जिसको हम प्रक्षेपों की सहायता से समतल कागज पर दर्शाते हैं। ये इक्वेटर है, जिसको कि हमने कहा था कि भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश है। ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये इसकी अक्षांश है 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री नॉर्थ पोल होता है। ये जो विषुवत रेखा है दो भागों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी को बांटती है। ये प्रधान देशांतर रेखा है जो कि दो भागों में पृथ्वी को बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। और ये 360 डिग्री जो है ये देशांतर है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची हुई है। अब अगर हम आगे बढ़ें तो ये हमारे जो प्रक्षेप हैं उनकी रचना विधि का स्वरूप है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्लोब के ऊपर किसी ध्रुव पर अगर हम कॉनिकल रूप में, अगर हम शंक्वाकार रूप में किसी कागज को लगा देते हैं और प्रकाश का स्रोत बीच में रखते हैं, तो ऐसे में जो आकृति बनेगी, वो जो छायाएं पड़ेंगी, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जो परछाई पड़ेगी, उसे हम कॉनिकल प्रोजेक्शन कहेंगे। शंकु के आकार, शंकु के स्वरूप में अंतर हो सकता है, शंकुओं की संख्या में अंतर हो सकता है, जिसके आधार पर हम कॉनिकल प्रोजेक्शन के विभिन्न प्रकार निर्धारित करते हैं। जब हम बेलनाकार स्वरूप में कागज को ग्लोब की चारों तरफ लपेटते हैं तो ये सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन होता है। सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में क्योंकि ये केंद्र को, देखिए सिलेंडर जो है, इसका जो बेलनाकार स्वरूप है वो बिल्कुल केंद्रीय स्थिति को, जो मध्यवर्ती अक्षांश रेखा है, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, उसको टच कर रहा है, इसलिए ये क्षेत्र शुद्धता के साथ दर्शाए जाते हैं। इसमें ये भी कॉनिकल प्रोजेक्शन है, जो वास्तव में कॉनिकल प्रोजेक्शन जब स्टैंडर्ड पैरेलल के साथ बनाया जाता है, ये स्टैंडर्ड पैरेलल है, ये लगभग अगर हम इसको 40 डिग्री माने तो ये मध्य से इसके गुजर रही है। ये वो बिंदु है जहां पर कि ग्लोब को ये जो हमारा कोण है, जो हमारा शंकु है, वो टच कर रहा है, इस बिंदु पर टच कर रहा है। ये रेखा जो है ये मानक अक्षांश रेखा है, जिस पर सर्वाधिक शुद्धता से चीज़ों को दर्शाया जा सकता है। ये हमारा बेलनाकार प्रक्षेप है, जिसमें ये इक्वेटर है ए से बी। ये यहाँ पर जहाँ बेलनाकार जो स्वरूप है, जो कागज है, वो ग्लोब को टच कर रहा है, इस इक्वेटर पर सर्वाधिक शुद्धता के साथ प्रदेशों को दर्शाया जा सकता है। ये खमध्य प्रक्षेप है, जब हम पृथ्वी के, या कहना चाहिए कि ग्लोब के, जो पृथ्वी की प्रतिकृति है ग्लोब, उसके एक ध्रुव पर प्लेन सरफेस रखते हैं, कागज रखते हैं, और उसके मध्य में हम प्रकाश का स्रोत रख सकते हैं। उसके दूसरी ध्रुव पर, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट पोल पर हम प्रकाश का स्रोत रख सकते हैं, या हम अनिश्चित दूरी पर कहीं दूर प्रकाश का स्रोत रख सकते हैं। ऐसे में इस कागज पर जो छाया पड़ेगी अक्षांश और देशांतर रेखाओं की, उनके आधार पर निर्मित जो प्रक्षेप है वो खमध्य प्रक्षेप कहलाएंगे, जिसमें केंद्र में उत्तरी ध्रुव दर्शाया जाएगा। अगर ये उत्तरी गोलार्ध पर कागज है तो उत्तरी ध्रुव यहाँ पर लिखा जाएगा, उत्तरी ध्रुव के लिए बनाया जाएगा। और अगर ये दक्षिणी ध्रुव पर हम कागज रखते हैं इस तरीके से, तो ये दक्षिणी ध्रुव पर का खमध्य प्रक्षेप होगा, जेनिथल प्रोजेक्शन होगा, जिसमें केंद्र में ध्रुव होता है और चारों तरफ इसकी अक्षांश रेखाओं को दर्शाया जाता है, और किरणों के रूप में उसमें देशांतर रेखाएं प्रदर्शित की जाती हैं। अब इसके बाद नोमोनिक प्रोजेक्शन, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की जो मैंने बात की, वो पोलर केस, ओब्लिक केस, इक्वेटोरियल केस, इन सब स्थितियों में होता है। नोमोनिक प्रोजेक्शन है, जैसा कि मैंने बताया कि जब स्रोत केंद्र में होता है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, स्रोत, प्रकाश का स्रोत जब केंद्र में होता है, तो उसमें प्रकाश की जो किरणें हैं वो इस तरीके से पड़ती हैं, जो शेडो है वो इस तरीके से पड़ता है, जिसको कि नोमोनिक प्रोजेक्शन कहा जाता है। स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है जब एक ध्रुव पर कागज है और दूसरे ध्रुव पर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, प्रकाश का स्रोत है। ऐसी स्थिति में जो शेडो पड़ता है उसको स्टीरियोग्राफिक या त्रिविम प्रक्षेप कहा जाता है। और जब ये तो कागज है, ये तो एक सतह पर कागज है, प्रक्षेपण तल है, और अनिश्चित दूरी के साथ ग्लोब से दूर, ग्लोब के केंद्र में नहीं है प्रकाश का स्रोत, ग्लोब के किसी सतह को टच करता हुआ प्रकाश का स्रोत नहीं है, अनिश्चित दूरी से जब प्रकाश आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रक्षेप बनता है वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाता है। ये खमध्य प्रक्षेपों के प्रकार हैं। जब हम कॉनिकल प्रोजेक्शंस के प्रकार की बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने पहले बताया, वन स्टैंडर्ड पैरेलल की बात हम करते हैं। 45 डिग्री इसमें स्टैंडर्ड पैरेलल दिखाई हुई है। इसका मतलब ये है कि हमारा शंकु 45 डिग्री अक्षांश को
टच कर रहा है और ये सर्वाधिक शुद्धता वाला क्षेत्र है। जब हम दो मानक अक्षांशों की बात करते हैं, इसमें 60 डिग्री और 40 डिग्री को दो मानक अक्षांश दर्शाया गया है, अर्थात 40 डिग्री और 60 डिग्री ये दो अक्षांश रेखाएं ऐसी हैं जिन पर हमारे शंकु ने स्पर्श किया है और इस कारण इन क्षेत्रों में सर्वाधिक शुद्धता के साथ प्रदेश को दर्शाया जा सकता है या सर्वाधिक शुद्धता के साथ अक्षांश और देशांतर रेखाएं इस हिस्से में दर्शाई जा सकती हैं, प्रक्षेपित हो रही हैं। ये बोन प्रक्षेप है। बोन प्रक्षेप में जो एक महत्वपूर्ण जो मानक अक्षांश और साधारण एक मानक अक्षांश से मिलता जुलता ये होता है, लेकिन बोन प्रक्षेप और एक मानक अक्षांश वाले जो शंकु प्रक्षेप है उसमें अंतर ये है कि जब हम एक मानक अक्षांश का शंकु बनाते हैं तो हम केवल मानक अक्षांश पे डिवाइड करते हैं कि देशांतर रेखाएं कैसे खींचेंगे और उस हिसाब से खींच देते हैं। इसमें हम हर अक्षांश पर ये अक्षांश बनाई, ये अक्षांश बनाई, ये अक्षांश बनाई, हर अक्षांश पर हम देशांतर रेखा के बीच की दूरी निर्धारित करते हैं, जिससे इसमें देशांतर रेखाएं थोड़ा सा वक्राकार स्वरूप लिए हुए होती हैं जो यथार्थ स्थिति के अधिक निकट है। यहाँ जो एक मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेप है उसमें देशांतर रेखाएं बिल्कुल स्ट्रेट किरणों जैसी होती हैं जो कि यथार्थ स्थिति नहीं है, इसीलिए बोन प्रक्षेप ज़्यादा शुद्ध, ज़्यादा बेहतर तकनीक वाले माने जाते हैं। इसके बाद जब हम पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन बहुशंकु प्रक्षेप की बात करते हैं तो इसका मतलब है, जैसा कि इसके नाम से प्रदर्शित है, बहुशंकु। इसमें हर देशांतर रेखा हर अक्षांश रेखा मानक अक्षांश होती है, क्योंकि अलग अलग आकार के शंकु एक के ऊपर एक लगाए जाते हैं और जो शंकु जिस अक्षांश को टच करता है उस शंकु के लिए वो मानक अक्षांश होती है। तो हर अक्षांश मानक अक्षांश होती है, इसलिए हर अक्षांश पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी नापी जाती है, कैलकुलेट की जाती है, निर्धारित की जाती है, इसलिए ये भी शुद्धता के काफी निकट है। इसमें भी देशांतर रेखाएं वक्राकार स्वरूप में मिलती हैं। बेलनाकार प्रक्षेप भी अलग अलग स्वरूप के होते हैं, अलग अलग विधियों से बनाए जाते हैं। समक्षेत्रफल बेलनाकार प्रक्षेप, फिर उसके बाद मर्केटर बेलनाकार प्रक्षेप जिसमें आकृति और दिशा सही होती है, जिसको कि मर्केटर नामक विद्वान ने अपनी गणना के आधार पर निर्धारित करने की कोशिश की है अक्षांशों की दूरियां, और वो सत्य के काफ़ी निकट है, यथार्थ के काफ़ी निकट है। और विश्व में जब भी हम दिशाओं की बात करते हैं, जब भी मार्गों की बात करते हैं, तो इस प्रक्षेप का प्रचुरता से प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हमारे जो बेलनाकार प्रक्षेप है इनके और स्वरूप भी मिलते हैं जिनको हम निर्धारित कर सकते हैं, जिनको हम उद्देश्य के आधार पर अध्ययन करते हैं। खमध्य प्रक्षेप की बात हम कर चुके हैं। इन सारे प्रक्षेपों के अलावा कुछ असंदर्श प्रक्षेप भी हैं। असंदर्श प्रक्षेप वो हैं जिनको कि प्रकाश की सहायता से न बनाकर गणितीय परिकलनों के आधार पर बनाया जाता है, जैसा कि ये सैनसन फ्लैमस्टीड है, सिनुसाइडल प्रक्षेप है जिसकी मैंने बात की, ये विश्व के मानचित्रों के लिए बनाए जाते हैं। मौलवीय प्रक्षेप है, ये भी विश्व मानचित्र के लिए बनाया जाता है। इस प्रकार की जो भी स्थितियां मिलती हैं वो इस प्रकार के जो भी प्रक्षेप मिलते हैं वो चूंकि गणितीय परिकलन के आधार पर बनते हैं तो वो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ प्रदेशों को प्रदर्शित करते हैं, और जहां भी विश्व के मानचित्र को बनाने की बात आती है वहां इन प्रक्षेपों का सहारा लिया जाता है। अब हम अगले लेक्चर में ये बात करेंगे कि प्रक्षेप बनाने का क्या तरीका है आपकी फाइल में। उससे पहले मैं इस लेक्चर में आपको सिर्फ ये बता देना चाहती हूँ कि फाइल में हमेशा बाउंड्री होनी चाहिए, ऊपर आपका प्रक्षेप का नाम लिखा हुआ होना चाहिए, और दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी शीट पे लिखी हुई होनी चाहिए। एक तो प्रक्षेप का RF रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन, जिसको कि हम प्रतिनिधि भिन्न कहते हैं, जो आपके प्रश्न में दिया हुआ होता है, और उसका मतलब ये है कि आप उस प्रक्षेप को किस मापनी के आधार पर बनाना चाहते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा बिना मापनी के किसी भी कागज पर किसी प्रदेश को नहीं दर्शाया जा सकता। त्रिविमितीय पृथ्वी या पृथ्वी के किसी भाग को जब हम द्विविमितीय कागज पर दर्शाने का प्रयास करते हैं तो हम मापनी का सहारा लेते हैं, किसी मापनी के आधार पर उसको बनाते हैं, जिसे कि प्रदर्शित करने के लिए प्रतिनिधि भिन्न का प्रयोग किया जाता है। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन RF होना चाहिए। और दूसरा आपको प्रश्न में दिया हुआ होता है इंटरवल, मध्यांतर, यानी जब हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं की रचना कर रहे हैं तो दो अक्षांशों के बीच में कितने डिग्री का अंतर होना चाहिए, दो देशांतरों के बीच में कितने डिग्री का अंतर होना चाहिए, अर्थात अक्षांश रेखाएं 10-10 डिग्री के अंतराल पे 10, 20, 30, 40 ऐसे बनी हुई होनी चाहिए, या 15, 15, 15, 30, 45 ऐसे बनी होनी चाहिए, और ऐसा ही अंतर देशांतर रेखाओं में कैसे मिलता है। और तीसरी चीज ये कि अक्षांशीय विस्तार कितना दर्शाना है प्रक्षेप में और देशांतरीय विस्तार कितना दर्शाना है, ये भी आपके प्रश्न में दिया हुआ होता है।
RF, अक्षांशीय और दशांतरीय विस्तार और इंटरवल। जब ये तीनों चीजें हमारे पास होती हैं और हमसे कहा जाता है कि इस आधार पर, इन बिंदुओं के आधार पर आप एक बेलनाकार प्रक्षेप की रचना कीजिए या शंक्वाकार प्रक्षेप की रचना कीजिए, तब हम उसकी विधि को अप्लाई कर कर उस प्रक्षेप की रचना को करते हैं। तो उसकी जो रचना विधि है वो हम अगले लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, उसको मैं आपको समझाऊंगी। थैंक यू।